आम लोगों के लिए ये कब तक हम इस तरह के कर्जे लेते रहेंगे? क्योंकि अवाम के लिए, अगर अवाम की भलाई के लिए ले रहे हैं तो अवाम को तो उसमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। तो ये लोगों को समझाएं कि हम इतने कर्जे, वो भी एक हफ्ते में 4.7 अरब डॉलर के कर्जे ले लिए हैं, वजह क्या है? कामरान, ये कर्जे तो हमें लेने पड़ेंगे। ये तब तक हमें लेने पड़ेंगे जब तक हम अपनी बरामदात को बढ़ाते नहीं हैं, मुल्क के अंदर गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं बढ़ती मजीद। और ये वो तमाम ज़राए होते हैं, आपके रेमिटेंसेस जो तीसरा बड़ा ज़रिया होता है कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स आ रहे हैं लेकिन बगैर कर्जे लिए हुए आ रहे हैं। और ये डॉलर्स आपको क्यों ज़रूरत होती है? सबको पता है कि आपकी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है बाहर के ममालिक के ऊपर। आप हर तरह की चीज़ बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो उस इंपोर्ट को फाइनेंस करने के लिए भी आपको कर्जे लेने पड़ते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने जो माजी के कर्जे लिए हैं उनको वापस करना है। सबसे जो सस्ता तरीन कर्जा होता है वो आप जो आलमी बैंक से लेते हो, एशियाई तरक्याती बैंक से और IMF से लेते हो। ठीक है। उसके बाद जो प्रेफरेबल लोन होता है वो बायलैटरल होता है, बाहिमी कर्जा चीन से जैसे आपको कुछ आसान शराइत के ऊपर मिल जाता है। फिर आप जो दूसरे आगे ग्रेजुअली बढ़ते जाते हो, तो तीसरा जो महंगा कर्जा होता है वो कमर्शियल बैंक्स का कर्जा होता है, फॉरेन कमर्शियल बैंक्स का। और जो सबसे महंगे कर्जे होते हैं वो यूरो बॉन्ड्स के होते हैं। चूंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन ऐसी है कि मेरे ख्याल में हम सारे कर्जे ले रहे हैं, दोस्तों से भी पैसे ले रहे हैं, IMF से भी पैसे ले रहे हैं, कमर्शियल लोन भी ले रहे हैं, यूरो बॉन्ड भी। मार्केट में जब आप कर्जा लेने जाते हैं तो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जैसे 5 साल का वो जो ट्रेजरी बॉन्ड है उनका रेट है 0.9%, 90% के करीब, मतलब 1% से भी कम है। हमने लिया है वो 6% के ऊपर। ये एक्सपेंसिव कर्जा हुकूमत को क्यों मिला? क्या इसको कम कीमत पे भी लिया जा सकता था? जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है और आपकी इकोनॉमी की कोई सिमत नहीं बन रही। और तीसरी चीज ये कि जो कर्जों का बोझ है वो बढ़ता जाता है। तो जब ये 2-3 फैक्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर जो सरमायाकार होता है वो फिर आपको एक्सप्लॉइट करता है और यहाँ पे हुकूमत एक्सप्लॉइट। और यही मैं कहने लगा था कि जो आम अल्फाज में, ये आप अगर एक बैंक में चले जाएं, अगर आप तो तगड़े हैं तो फिर तो आपको बैंक कर्जा भी देगा, आपको अच्छी सी कॉफी भी पिलाएगा, आपकी और भगत भी करेगा। लेकिन अगर उनको पता है कि आपके आगे पीछे कोई नहीं है, आप मजबूरी में कर्जा ले रहे हैं और ये पता भी नहीं है कि कर्जा वापस होगा तो नहीं होगा, तो फिर वो आपसे हर तरह के कागजात, हर तरह की गारंटीज मांगेगा। तो पाकिस्तान का भी शायद मेरे ख्याल में यही हाल है। ये जो हम कर्जे ले रहे हैं ना, जो इतनी हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर ले रहे हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको जो इसमें मुनाफा मिलेगा, काबीना पिछले हफ्ते वो उसके ऊपर जो टैक्स है वो माफ कर चुकी है। अच्छा। एक तो वो ये जो 2.5 अरब डॉलर के हमने बॉन्ड्स फ्लोट किए हैं, और इस जुमेरात को जिसमें ये हिस्टोरिकल वाकया हुआ है इंडिया वाला, एक और समरी काबीना ने अप्रूव किया है। 3 अरब डॉलर के फॉरेन कमर्शियल बैंकों के कर्जे लिए थे इस हुकूमत ने पिछले 1 साल के अरसा के दौरान, उसके ऊपर भी काबीना ने टैक्सेस माफ कर दिए हैं। तो एक तरफ मतलब है कि हमें डबल डोज पड़ रही है कि आप एक तो महंगे शरह सूद पे कर्जे ले रहे हैं, दूसरी तरफ जब टैक्स एग्जेम्पशन आप दे रहे हैं तो जाहिर है कि वो फिर किसी न किसी तरीके से अवाम की जेबों से पैसा जाएगा। आपने ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करेगी 1.3% इस साल और अगले साल। वैसे ये कितने क्रेडिबल होते हैं? मतलब बाय एंड लार्ज क्रेडिबल होते हैं, लेकिन ये कंजर्वेटिव होते हैं समटाइम्स। और कुछ यहाँ पे पॉलिटिकल फैक्टर्स भी इनकी जो फोरकास्ट होती है उसमें वो भी प्ले करते हैं। लेकिन चूंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, उसकी एक अपनी क्रेडिबिलिटी है, उसके एक अपना व्यू पॉइंट है, तो हम इसको हाईलाइट करते हैं। इसमें जो बॉटम लाइन है, ये अगर 3% भी हो लेट से या 2% भी हो जाए, तो क्या ये पाकिस्तान के लिए काफी है? ये पाकिस्तान के लिए काफी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो सर ग्रोथ आपको जरूरत है, जिसमें तमाम नौजवानों को जो मार्केट में आ रहे हैं, जो कारोबार है उनको चलाने के लिए आपकी मैशत का सही पहिया चल सके, जिसमें हर बंदा आपको तो खुशहाल तो नहीं, कम से कम उसको नौकरी मिले और वो मिनिमम अपना खाने पीने का इंतजाम कर सके, तो आपको सालाना 6 से 7% ग्रोथ चाहिए। इसमें जो ज्यादा खतरनाक चीज है ना, वो 2-3 चीजें इसने आलमी बैंक ने कही। एक तो ये पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जों का बोझ है बकौल आलमी बैंक की, वो मुसलसल हाई रहेगा, 94% ऑफ द GDP। अब ये वो शरह है जो इंतहाई खतरनाक है। 94% आपकी इकोनॉमी का वो आपके कर्जे उसके बराबर हैं। और आगे जो ट्रेजेक्टरी भी वो जो प्रोडक्टिव नहीं है। और उसमें अगर आप उसकी बैलेंस शीट उठा के देख लेना, जो नंबर्स रिलीज करता है इकोनॉमिक अफेयर्स की मिनिस्ट्री, तकरीबन 88% कर्जे जो हैं वो नॉन प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए आ रहे हैं। इट्स अ ह्यूज रेशो। और इसका मतलब यह है कि ये कर्जे वापस करने के लिए आपने फिर कर्जे लेने हैं। और वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 94-95-93-94-95% आपके कर्जे रहेंगे अगले 2 से 3 साल। तो इसका मतलब ये हो गया कि पाकिस्तान की हुकूमत जितने आपके ऊपर टैक्स लगाने जा रही है उसका 60 से 70%,
मिनिमम 60% उसका कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी में जाएगा। इसका गुर्बत का तो कहा जाता है कि 22-23%, 24% से लेके 50%, डिपेंड करता है कि आप उसके लिए कौन सा बेंचमार्क लगाते हो। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट आप यकीन करके पाकिस्तान में 6 या 7% अनएम्प्लॉयमेंट है, तो मेरा ख्याल इस तरह के नंबर्स डिस्कस करते भी लगता है कि हम मजाक कर रहे हैं। इंपॉर्टेंटली कामरान इसमें इसी रिपोर्ट के अंदर वो भी जिक्र किया हुआ है ना, जो कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमत का कोई एहतियाती तदाबीर कर रही है। जो वैक्सीन है उसके मुताबिक पूरी पाकिस्तान की जो एलिजिबल पॉपुलेशन है 70%, बाकी 30% तो इसलिए काउंट नहीं होते, वो 18 साल से कम है। पहले तो ये भी कॉन्सेप्ट था ना कि बच्चों में वायरस नहीं होता, अब तो बच्चों में भी कोरोना वायरस फैल रहा है। तो 70% की जो एलिजिबल पॉपुलेशन का सिर्फ हमने 0.1% तक हमने उनको वैक्सीनेट किया था 23 मार्च तक।